अध्याय 164 शो शुरू। तथ्यों में सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है। रोहित की भूत आंख सबके सामने प्रकट हुई, जो इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण था। अध्यक्ष शरद, जो पहले घृणा से देख रहे थे, उनका चेहरा अब जम गया था। वह रोहित के माथे पर बनी आंख को टकटकी लगाकर घूर रहे थे, जबकि अध्यक्ष खुर्शीद, जो इस तमाशे का मजा ले रहे थे, उनकी आंखें भी थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह क्या है? श्रावण भी साफ तौर पर चौंक गए थे। केशव ने होंठ सिकोड़े और फुसफुसाया, भाई रोहित अब अपना आपा खोने वाले हैं। उन दो बूढ़े बदमिजाज लोगों ने सचमुच भाई रोहित को नीचा दिखाया। उस चीज में जो भयानक स्तर है, वह पहले ही इंसानी कल्पना से परे है। मैं वह आदमी हूं जो उस स्कूल से जिंदा बाहर आया था। पिताजी, आपको सचमुच कुछ चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। उस भूत को ध्यान से देखिए जो निराशा और भय पैदा करता है। लगता है इसमें कुछ हुनर है, श्रावण ने मन ही मन सोचा। उनकी अपेक्षाएं और बढ़ गईं। क्या तुम्हारी वह आंख असली है? अध्यक्ष शरद ने भूत आंख की ओर इशारा किया और गंभीरता से पूछा, ये बस चिपकाई तो नहीं है? अध्यक्ष शरद, मेरी आंख की चिंता करने के बजाय आपको अपने आसपास ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ बदला है। मैं बस चाहता था कि आप दोनों इस बिक्री विभाग की सच्चाई देखें। दरअसल इस पर पहले ही भूत का साया है, आपने बस अभी तक ध्यान नहीं दिया है। रोहित ने अपने सोफे की ओर इशारा किया। अध्यक्ष शरद का हाथ, जो सोफे पर रखा था, अचानक कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह थोड़ा चौंके और देखने के लिए पलटे। न जाने कैसे, जिस सोफे पर वह बैठे थे, उस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। धिक्कार है, यह क्या हो रहा है? वह घबरा कर खड़े हो गए। उस पल अध्यक्ष शरद ने देखा कि सिर्फ सोफा ही नहीं, बल्कि फर्श, दीवारें और यहाँ तक कि छत भी भयंकर खून के धब्बों से ढकी हुई थीं, जो अभी तक सूखे नहीं थे, मानो अभी अभी लगे हों। यहाँ तक कि उनकी चाय की प्याली में भी चाय नहीं थी, बल्कि गाढ़ा खून था। टप टप छत से खून टपक रहा था, जो उनके बगल में बैठे अध्यक्ष खुर्शीद के गंजे सिर पर गिरा। उन्होंने उसे छुआ और उनका चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। लानत है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ भूत है? जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। अध्यक्ष खुर्शीद, मेरा इंतजार करिए। अध्यक्ष शरद ने जल्दी से अपना ब्रीफकेस पकड़ा और भागते हुए बाहर निकल गए। इन्हें क्या हुआ? ये अचानक क्यों भाग गए? श्रावण एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। उन दोनों को पागलों की तरह भागते देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रोहित मुस्कुराया और सोफे पर बैठ गया, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ काफी डरावना दिखाया। ये सच है कि बिक्री विभाग में भूत है, लेकिन वह भूत केवल केशव का पीछा कर रहा होगा। वह भूत सीधे तौर पर इन दोनों अध्यक्षों को डर महसूस नहीं करा सकता था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भ्रम पैदा करने के लिए थोड़ा सा इजाफा कर दिया। एक बार डरने और भय महसूस करने के बाद अगली व्यापारिक बातचीत स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। श्रावण कुछ हैरान थे। तुम ऐसा कर सकते हो? भूत क्षेत्र के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, रोहित ने गंभीरता से कहा। जैसे क्या? श्रावण और उत्सुक हो गए। रोहित ने कहा, हालांकि मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजों के बारे में बात करना ठीक है। भूत क्षेत्र के अंदर आप न केवल लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, बल्कि आप भूतों को भी भ्रम में डाल सकते हैं। यहाँ जिसे आप असली मानते हैं वह असली है, जिसे आप नकली मानते हैं वह नकली है। जैसे ये कप, मैं इसे मेज पर या आपके हाथ में प्रकट कर सकता हूँ। उनके बोलने के बाद कप मेज से गायब हो गया और अगले ही पल श्रावण के हाथ में प्रकट हो गया। ये हाथ में प्रकट हो सकता है, साथ ही किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर भी। रोहित अचानक मुस्कुराया। हत्या? श्रावण डर से उछल पड़े। रोहित ने कहा, नहीं, हत्या के लिए इतना जटिल होने की जरूरत नहीं है। ये तो अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करना है। भूत क्षेत्र का उपयोग मारने के लिए करना जरूरत से ज्यादा है, पूरी तरह से बर्बादी। भूत क्षेत्र का असली मकसद अन्य भूतों को फंसाना है, न कि इंसानों से निपटना। कोई भी मच्छर मारने के लिए मिसाइल का उपयोग नहीं करता। इंसानों से निपटने के लिए एक बंदूक काफी है। उन्होंने अपने हाथ से मेज पर थपथपाया और एक सुनहरी धातुई चमक वाली हैंडगन उनके सामने प्रकट हो गई। तुम्हारे पास बंदूक भी है, तुम सच में अंतर्राष्ट्रीय भूततम संगठन से तो नहीं हो? श्रावण बढ़ते हुए हैरान थे। रोहित ने आश्चर्य से कहा, श्रावण अंकल, क्या आपने सच में सोचा था कि मैं पहले बकवास कर रहा था?
हालांकि मैंने अभी तक आधिकारिक तौर पर पदभार नहीं संभाला है, लेकिन यह निश्चित है कि मैं जयपुर शहर का अगला प्रभारी बनूंगा। एक बार सफल होने के बाद मुझे शहर के सभी सुरक्षा बलों को जुटाने का अधिकार होगा। उस समय ये सिर्फ आपके विला को बंद करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, श्रावण अंकल। कई पड़ोस या सड़कों को अवरुद्ध करना भी कोई समस्या नहीं होगी। श्रावण के पास शब्दों की कमी थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने रोहित को कम आंका था। ये सोचना कि वह कुछ विशेष कौशल वाला एक युवा था, फिर भी वह जयपुर शहर का भविष्य का शासक निकला। वह कोई छोटी हैसियत नहीं थी। भाई रोहित को भाई रोहित नहीं कहा जाएगा अगर उनमें कोई हुनर न हो। केशव ने एक तरफ कहा, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था पिताजी कि मैंने भाई रोहित से एक बंदूक खरीदी थी। ये कहने के बाद उसने अपनी जेब टटोली और वास्तव में एक सुनहरी डेजर्ट ईगल बाहर निकाली। ओ छोटे शैतान, मुझे वह दिखाओ, श्रावण ने कहा, जल्दी से उसे अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही वह उनकी पकड़ में आए, उस ठंडी भारी एहसास ने उन्हें बताया कि यह चीज़ असली थी। तुम ऐसी चीज़ खरीदने की हिम्मत कैसे करते हो? श्रावण ने डांटा। रोहित ने कहा, कोई समस्या नहीं, केशव को इसे आत्मरक्षा के लिए रखने दें। श्रावण अंकल, अगर आपको एक चाहिए तो मैं आपको भी एक बेच सकता हूँ। ये चीज़ हमारे देश में दुर्लभ है, लेकिन विदेशों में मैं समझता हूँ कि ये घर पर रसोई के चाकू से ज़्यादा हैं। हालांकि जो मेरे पास है वह विशेष रूप से बनाई गई है, लोगों के खिलाफ उपयोग के लिए नहीं, बल्कि भूतों के खिलाफ। श्रावण का भाव बदलता रहा। एक व्यापारी के रूप में वह ऐसी चीज़ों से डील करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? ये गैर कानूनी था। अगर वह पकड़े गए तो उन्हें जेल जाना पड़ता और उनका व्यवसाय खत्म हो जाता। तो अब तुम एक अलौकिक घटना का उपयोग करके अध्यक्ष शरत और अध्यक्ष खुर्शीद को डराना चाहते हो ताकि वे अपनी संपत्तियां मुझे सस्ते में बेच दें। कुछ यही विचार है। क्या ये थोड़ा ज़्यादा ओछा नहीं है? श्रावण ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तरीके ठीक नहीं हैं। रोहित ने कहा, हम पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। क्या श्रावण अंकल के लिए ये कहना थोड़ा देर नहीं हो गई है? आपको इस समय को अनुबंध तैयार करने में बिताना चाहिए। लेकिन वे सब भाग गए हैं, तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि वे सहमत होंगे? श्रावण ने कहा, वे भाग नहीं सकते। मेरी अनुमति के बिना वे इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते और वे सहमत होने के लिए बाध्य हैं। एक भयंकर भूत द्वारा लाई गई निराशा और डर ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई सह सके। श्रावण अंकल, आपने किसी अलौकिक घटना का अनुभव नहीं किया है, इसलिए आप समझ नहीं सकते, लेकिन केशव समझता है, रोहित ने कहा। केशव ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। जब आप उस तरह की चीज का सामना करते हैं तो आप बचने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इसका मतलब अपना गुलाब पेश करना हो। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें सहमत होने में कितना समय लगेगा? श्रावण ने पूछा। आधे घंटे के भीतर। कोई भी उस तरह की निराशा को सहन नहीं कर सकता, रोहित ने कहा। श्रावण ने तुरंत कहा, तो मैं अनुबंध तैयार करने जाता हूँ। रोहित ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी ऊर्जा को भूत क्षेत्र पर केंद्रित करने, उसमें फेरबदल करने और दोनों अध्यक्षों के लिए एक डरावना शो पेश करने की जरूरत थी। और वे मुख्य पात्र थे। हालांकि साधन वास्तव में अनैतिक थे। अरबों का कारोबार करने वाले व्यापारियों में से कौन ये सुनिश्चित कर सकता था कि उनके तरीके साफ थे? केशव के पिता श्रावण भी इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे। गरीबों से अमीर बने, रोहित का दिल नर्म नहीं होगा। इसके अलावा वह सिर्फ दोनों अध्यक्षों का पैसा ही डुबो रहे थे, उनकी जान नहीं ले रहे थे। इसके अलावा इस निर्माण स्थल पर पहले ही अलौकिक घटनाएं हो रही थीं। अगर रोहित इसे हल नहीं करता तो एक बार जब घटनाएं उजागर हो जाती तो यहाँ के घरों का मूल्य फिर भी कम हो जाता और परिणाम कम कीमत पर बेचने से भी बदतर होता। ये सोचकर रोहित खुद ही आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सच में एक अच्छा इंसान था, हमेशा दूसरों की खातिर योजनाएं बनाता था। अध्याय 165। बॉस, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजे पर दोनों अंगरक्षकों ने अंदर के शोर को सुना और चिंता से पूछा। अध्यक्ष शरत और अध्यक्ष खुर्शीद इस समय घबराए हुए बाहर भागे। ज्यादा पूछो मत, बस जल्दी से इस मनहूस जगह से निकल चलो। अंगरक्षकों ने और पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने अपने बॉस का पीछा करते हुए स्थान से दूर चले गए।
लानत है, क्या ये जगह सच में प्रेतवाधित हो सकती है? श्रावण को रोहित नाम का वह आदमी कहाँ मिला? उस पर कुछ गड़बड़ है। अभी उसकी चिंता मत करो, बस पहले बाहर निकलो। अगर यह सच में प्रेतवाधित है तो यह कोई मजाक नहीं है। दोनों आदमी बात करते हुए चलते रहे, जल्दी से लिफ्ट लेकर एक निचली मंजिल पर पहुंचे। बिक्री विभाग केवल 5 मंजिला था, लेकिन फिर भी इसमें एक लिफ्ट थी। हमें बाद में कुछ मास्टरों को इस निर्माण स्थल की जांच करने के लिए बुलाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये वास्तव में प्रेतवाधित है। अध्यक्ष खुर्शीद ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। मैं जीवन भर निर्माण में रहा हूं और यह पहली बार है जब मेरा सामना इतनी अजीब चीज से हुआ है। क्या आपको लगता है कि अभी जो हुआ वह असली था? अध्यक्ष शरत ने अपने हाथ को देखा, जो अभी भी खून से सना हुआ था, और कहा, देखो, क्या ये झूठा हो सकता है? उन श्रमिकों का पहले गायब हो जाना बहुत अजीब था। भले ही साइट बड़ी है, उन्हें बिना किसी निशान के गायब नहीं होना चाहिए था। जिंदा न दिखे, मरे न दिखे। हो सकता है, जैसा कि रोहित ने कहा, हमारा सामना भूतों से हुआ हो। श्रावण को बहुत पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया होगा। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर रोहित को इससे निपटने के लिए आमंत्रित किया। पता चला कि हम ही थे जिन्हें अंधेरे में रखा गया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उनके बगल में खड़े अंगरक्षकों ने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। बॉस, लिफ्ट में समस्या है, एक अंगरक्षक ने घबराकर कहा, क्योंकि उसका भाव बदल गया था। इस क्षण लिफ्ट बिना किसी रुकने के संकेत के नीचे उतरती रही। सबसे महत्वपूर्ण था प्रदर्शित हो रहा फ्लोर नंबर, जो अजीब तरह से -5 दिखा रहा था, और संख्या बदलती रही, -6, -7। इस बिक्री विभाग में कुल 5 ही मंजिलें हैं, ये 7वां तहखाना कहाँ से आ गया? अध्यक्ष खुर्शीद इतने डर गए कि वह लगभग उछल पड़े। जल्दी, लिफ्ट को रोको। अंगरक्षकों ने तेजी से लिफ्ट पर एक आपातकालीन रोक लगाए, और शुक्र है कि यह खराब नहीं हुई। जब प्रदर्शन में -10 दिखा तो आखिरकार वह रुक गई। लिफ्ट की सवारी से भारहीनता का एहसास गायब हो गया। लिफ्ट के अंदर मौजूद कुछ लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अविश्वसनीयता का भाव था, क्योंकि उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। वे सभी वयस्क थे, वे समझने लगे थे कि उनका सामना किसी भयानक चीज से हुआ होगा। डिंग टिल्ड, एक आवाज ने लिफ्ट के खुलने का संकेत दिया, जो अब -10 पर रुकी थी, क्योंकि उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला। हालांकि उनके सामने बिक्री विभाग का परिचित भूतल नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अंधेरा था। अंधेरा इतना अटूट था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी व्यक्ति को पूरा निगल सकता है, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हे भगवान, ये किस तरह की जगह है? अध्यक्ष खुर्शीद के पैर डर से जवाब दे गए, और वह जमीन पर गिर पड़े। दोनों अंगरक्षक भी डरे हुए लग रहे थे। हालांकि वे लड़ाई में कुशल थे, जो कई नियमित लोगों का आसानी से सामना करने में सक्षम थे, वर्तमान स्थिति उनके सबसे बुरे दुर्स्वप्नों से परे थी। वे विभिन्न खतरनाक स्थितियों का सामना कर सकते थे, लेकिन उनके पास इन अलौकिक घटनाओं का सामना करने का साहस नहीं था। चलो वापस चलते हैं, लिफ्ट में जाओ और वापस चलो, हमारा सामना जरूर किसी भूत से हुआ होगा। गंजे अध्यक्ष शरत ने अभी भी अपना धीरज पूरी तरह से नहीं खोया था और घबराहट में कहा। अंगरक्षकों ने तेजी से लिफ्ट को फिर से चलाने की कोशिश की ताकि पिछली मंजिल पर वापस जा सकें, लेकिन ऊपर जाने के लिए बटन दबाने का कोई असर नहीं हुआ। बॉस, लिफ्ट खराब है, लगता है हम वापस नहीं जा सकते, एक अंगरक्षक ने कांपते हुए आवाज में कहा। हिस्टिल्ड, लिफ्ट के अंदर की बत्तियां झिलमिलाने लगी, इलाके को रुक रुक कर रोशन कर रही थीं, मानो वे किसी भी पल बुझ सकती हों। जल्दी, पुलिस को बुलाओ, किसी को हमें बचाने के लिए बुलाओ, अध्यक्ष शरत आतंक में चिल्लाए। दोनों अंगरक्षकों ने तुरंत अपने फोन निकाले और मदद के लिए डायल किया। कॉल सफलतापूर्वक मिल गई और मदद के लिए संकेत भेजे गए, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया कि पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, यह उम्मीद करते हुए कि वे डटे रहेंगे। और इसी तरह आधा घंटा, क्या ये 10 मिनट के भीतर नहीं होना चाहिए था? अध्यक्ष खुर्शीद ने वहां से चिल्लाया जहां वह जमीन पर बैठे थे। एक अंगरक्षक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शहर में कर्मियों के लिए 10 मिनट है, लेकिन गुवानजियांग आवासीय परिसर शहर के केंद्र से थोड़ा दूर है, और आसपास कोई कार्य ब्यूरो नहीं है, इसलिए 30 मिनट के भीतर पहुंचना पहले से ही काफी अच्छा है, और घटना की अचानकता को देखते हुए कोई भी बचाव तुरंत नहीं पहुंच सकता।
बॉस, कृपया शांत रहें और घबराएं नहीं। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, हम ठीक रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अंधेरे से अचानक पैरों की आवाज़ आई। आवाज़ असाधारण रूप से साफ थी, जैसे जैसे वह नज़दीक आती गई, तेज होती गई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती गई। कौन है वहाँ? एक अंगरक्षक ने चिल्लाया, लिफ्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। भले ही लिफ्ट की बत्तियां झिलमिला रही थीं, वे बुझी नहीं थीं, और हावी अंधेरे ने किसी को भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करने दी, खासकर 10 स्तर भूमिगत होने पर। लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। पैरों की आवाज़ आगे बढ़ती रही, लगातार लिफ्ट की ओर बढ़ती रही। अंगरक्षक के पसीने छूट गए, उसका शरीर तनाव में था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च को चालू किया ताकि ये देखने की कोशिश की जा सके कि अंधेरे में क्या था। लेकिन रोशनी बिल्कुल भी दूर तक नहीं फैल सकी, मानो आसपास का अंधेरा उसे दबा रहा हो, उसे केवल लगभग 1 मीटर के क्षेत्र तक सीमित कर रहा हो। तुम कौन हो? बोलो, अंगरक्षक ने फिर चिल्लाया। पैरों की आवाज़ ने जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय और भी नज़दीक आ गई। नहीं, अगर वे बोलते नहीं हैं, तो क्या यह इंसान नहीं हो सकता? क्या ये भूत हो सकता है? अध्यक्ष खुर्शीद डर से कांप उठे। एक भूत, ये सुनकर दोनों अंगरक्षक भी डर से पीले पड़ गए। खुद को डराओ मत, मैं जांचने के लिए अपना फ़ोन फेंक दूंगा। अंगरक्षक अपेक्षाकृत शांत रहा और, ये जानते हुए कि फ़ोन की रोशनी दूर तक नहीं पहुंच सकती, उसने इसे फर्श पर खिसका दिया। सेल फोन आगे खिसका, आसपास का अंधेरा दूर हो गया। जैसे ही फोन रुका, रोशनी वाले क्षेत्र के भीतर पैरों की आवाज़ का स्रोत आखिरकार साफ हो गया। जूतों के बिना पैरों की एक जोड़ी, पीले, सख्त, पतले और दुबले। ये भयानक पैर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह चल नहीं रहे थे, बल्कि वहां खड़े थे, गतिहीन, चलने के लिए पंजों पर खड़े। क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह चलेगा? इस दृश्य ने लिफ्ट में सभी को हैरान कर दिया। एक भूत, उस क्षण ये शब्द उन सभी के दिमाग में आया। एक बार जब वास्तविकता की पुष्टि हो गई, तो इसने उनकी समझ और उनके दिलों में साहस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, केवल घेरने वाला डर छोड़ दिया। ठीक तभी, इन पैरों का मालिक जमीन पर प्रकाश उत्सर्जित कर रहे फोन को देखते हुए खड़ा रहा। लेकिन ऐसी अवलोकन ज्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही पैर फिर से हिले। टैप टैप टिल्ड। पैरों की आवाज़ फिर से शुरू हुई, रोशनी वाले क्षेत्र को पार किया और फिर एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उस गायब होने से पहले ये साफ था, पैरों का मालिक इस तरह चलना जारी रख रहा था। अब हम क्या करें? हम क्या करें? भूत आ रहा है, ये हमारी ओर आ रहा है। अध्यक्ष खुर्शीद टूटने के करीब थे, वह चीखना चाहते थे लेकिन पाया कि उनमें इसके लिए ताकत नहीं थी। दोनों अंगरक्षक पूरी तरह से घबरा गए थे। अपने मजबूत गठन के बावजूद उन्होंने जो डर महसूस किया वह उनके बॉस से कम नहीं था। श्रावण को बुलाओ, जल्दी उसे बुलाओ और उसे कहो कि वह उस युवक को लाए जिसे तुम लाए थे, रोहित, मुझे बचाने के लिए। वह जानता है कि यहाँ एक भूत है, उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका जरूर होगा। अध्यक्ष शरद भी आतंकित थे, लेकिन इस क्षण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति याद आया। रोहित, अभी घटना की रिपोर्ट करने या मदद के लिए बुलाने में बहुत देर हो चुकी थी। उनकी एकमात्र उम्मीद उस युवक में थी जिसे श्रावण अपने साथ लाए थे। चाहे रोहित में क्षमता हो या न हो, कम से कम वह स्थिति के बारे में जानता था। ऐसी तत्काल स्थिति में अंगरक्षक ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अध्यक्ष शरद के लिए श्रावण का नंबर डायल किया। हेलो अध्यक्ष शरद, क्या बात है? उस क्षण बिक्री कार्यालय के अंदर श्रावण कर्मचारियों को एक हस्तांतरण अनुबंध का मसौदा तैयार करने का निर्देश दे रहे थे, ये ध्यान देते हुए कि 10 मिनट से कम समय हुआ था। उन्हें इतनी जल्दी उनका कॉल आने की उम्मीद नहीं थी। अध्यक्ष श्रावण, मदद, मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मेरा सामना एक भूत से हुआ है। जल्दी करो, उस युवक को लाओ जिसे तुम लाए थे। रोहित, मेरी मदद करो। अध्यक्ष शरद की आवाज़ घबराहट भरी थी, साथ में एक थरथराहट भी थी। वास्तव में एक भूत का सामना हुआ। क्या इस बिक्री कार्यालय में सच में एक भूत है? तुम कहाँ हो? अब क्या स्थिति है? श्रावण ने हैरानी का ढोंग किया। हम लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर गए और हमारा सामना सच में एक भूत से हुआ है। रोहित सही था, अध्यक्ष शरद ने कहा, जल्दी से किसी को हमें बचाने के लिए भेजो, वरना बहुत देर हो जाएगी।
श्रावण को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी थोड़ी देर पहले ही लिफ्ट से नीचे गए थे, तो उनका सामना उनसे क्यों नहीं हुआ। रोहित के कौशल वास्तव में अथाह लगते थे। आपको बचाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक व्यावसायिक मामला है जिस पर मैं अध्यक्ष शरत और अध्यक्ष खुर्शीद के साथ चर्चा करना चाहूँगा। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मैं यहाँ खतरे में हूँ और तुम्हारा अभी भी व्यवसाय के बारे में बात करने का मन है। आओ मुझे बचाओ। अध्यक्ष शरत टूटने के कगार पर थे। श्रावण हंसे, जल्दबाजी मत करो। व्यवसाय तो अभी भी करना होगा। मैं हाल ही में आप दोनों की संपत्तियों को अधिग्रहित करने की सोच रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या अध्यक्ष शरत और अध्यक्ष खुर्शीद एक पैकेज के रूप में बेचने के लिए तैयार होंगे। ओह माँ, श्रावण, तुम अपने फायदे के लिए एक विपदा का शोषण कर रहे हो। अध्यक्ष शरत को तुरंत श्रावण के इरादों का एहसास हुआ और उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। अध्याय 166, समर्थन के लिए अनुरोध। श्रावण निश्चित रूप से अफरा तफरी का फायदा उठाना चाहते थे। अगर अफरा तफरी का फायदा नहीं उठाना था, तो वह रोहित के साथ मिलकर इतनी जल्दबाजी में ये जाल क्यों बिछाते। अध्यक्ष श्रावण, मेरे इस मनहूस जगह से निकलने के बाद बात करते हैं, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ, रोहित को मुझे बचाने के लिए बुलाए। जब तक मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ, सब कुछ बातचीत के योग्य है। अध्यक्ष शरत ने याचना की। यह नहीं चलेगा, कुछ चीज़ों पर पहले चर्चा होनी चाहिए। अगर अध्यक्ष शरत में ईमानदारी नहीं है, तो भूल जाए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे। श्रावण ने ऐसे कहा जैसे वह फ़ोन रखने वाले हों। रुकिए, एक पल रुकिए, अध्यक्ष शरत ने जल्दी से कहा। सब कुछ बातचीत के योग्य है, अभी फ़ोन मत काटिए। श्रावण ने पूछा, तो अध्यक्ष शरत, क्या आप अपनी रियल एस्टेट बेच रहे हैं या नहीं? अगर हम बेच भी रहे होते, अध्यक्ष श्रावण, तो आप उसे खरीद नहीं पाते। मैं आपकी वित्तीय स्थिति से भली भांति वाकिफ हूँ। आपकी अधिकांश संपत्तियां निर्माण स्थल में निवेशित की जा चुकी हैं। रियल एस्टेट बेचे जाने से पहले शायद आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा होगा, अध्यक्ष शरत ने कहा। यह अध्यक्ष शरत की ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर आप बाजार मूल्य से कम पर बेचने को तैयार हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे खरीद सकता हूं, श्रावण ने कहा। आप कितना दे रहे हैं? श्रावण ने जवाब दिया, 10 अरब। 10 अरब, और आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको पूरा पैकेज बेच दूं? तुम मुझे सीधे ही लूट सकते हो, श्रावण। मैंने इस ज़मीन में पहले ही 6 या 7 अरब से ज़्यादा निवेश कर दिया है, अध्यक्ष शरत ने गुस्से में कोसते हुए कहा। श्रावण ने कहा, गलतफहमी मत पालिए, 10 अरब सिर्फ आपकी ज़मीन के लिए नहीं है, इसमें अध्यक्ष खुर्शीद की संपत्ति भी शामिल है। 10 अरब में एक कुल पैकेज सौदा। हालांकि यह थोड़ा नुकसान है, ये कीमत फिर भी उचित है। आखिरकार, अफवाहें हैं कि निर्माण स्थल प्रेतबाधित है। मैं रोहित से जांच करवा रहा हूँ। अगर यह सच है, तो यहाँ की संपत्ति बेकार है। अगर यह झूठ है, तो ये खुशी की बात है। तो मैं भी एक जोखिम ले रहा हूँ। बस यह है कि आप दोनों इसे छोड़ने को तैयार हैं या नहीं। अध्यक्ष शरत सीधे मना करना चाहते थे, लेकिन श्रावण के शब्दों ने उन्हें अचानक याद दिलाया। ठीक है, बाजार मूल्य पर बेचने पर उन्हें नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन अगर यह जगह सच में प्रेतबाधित थी और घर नहीं बेचे जा सकते थे, तो सब कुछ श्रावण को 10 अरब में बेचकर यहाँ से निकलना आखिरकार एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। श्रावण अभी भी अनिश्चित थे कि यह जगह सच में प्रेतबाधित थी या नहीं, लेकिन वह इसके बारे में निश्चित थे। ये जगह सच में प्रेतबाधित थी। इस विचार के साथ अध्यक्ष शरत को लगा कि यह सौदा काम कर सकता है। जब वह फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे, लिफ्ट के बाहर पैरों की आवाज़ बहुत नज़दीक आ चुकी थी। आवाज़ से निर्णय लेते हुए सेल फोन से रोशन हुए मरे हुए आदमी के पैरों की जोड़ी अब 3 मीटर से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए, शायद और भी नज़दीक। अध्यक्ष शरत, क्या अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है? जल्दी करो और श्रावण से किसी को हमें बचाने के लिए भेजने के लिए कहो, अध्यक्ष खुर्शीद ने आग्रह किया। मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। श्रावण इस नाजुक पल में हमारी रियल एस्टेट को अधिग्रहित करने की कोशिश में स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है। वह हमारी संपत्ति चाहता है और पूरे पैकेज के लिए 10 अरब दे रहा है। ये कमीना आदमी सच में जानता है कि अपना पल कब चुनना है, अध्यक्ष शरत ने आघात और गुस्से दोनों के साथ कहा।
उन्होंने कभी संदेह नहीं किया कि उनके सामने की अलौकिक घटना किसी के द्वारा रची गई थी। पहली बार ऐसी घटना का अनुभव करते हुए वह कैसे सोच सकते थे कि इसके पीछे कोई व्यक्ति था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, लिफ्ट के पास खड़े अंगरक्षकों में से एक अचानक आगे की ओर झुका और जमीन पर गिर पड़ा। मदद, मेरी मदद करो! अंगरक्षक डर में चिल्लाया। सबने जल्दी से उधर देखा, लेकिन अंधेरे में ऐसा लगा जैसे एक मानव छायाकृति अंगरक्षक को खींच रही थी, तेजी से छाया में गायब हो रही थी। पलक झपकते ही व्यक्ति चला गया था। आगे कोई आवाज नहीं आई, केवल उनके आसपास एक भयानक चुप्पी थी। यहाँ तक कि पहले की पैरों की आवाज भी गायब हो गई थी। जल्दी श्रावण को बताओ कि मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। जब तक हम यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं, मैं अपनी रियल एस्टेट बेचने के लिए सहमत हूँ, अध्यक्ष खुर्शीद ने कहा। कमजोर दिल के कारण वह ऐसा डर सहन नहीं कर सकते थे। ये देखकर वह कहाँ परवाह कर सकते थे कि जगह कितने में बिकती है। जब तक वह सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते थे, वह किसी भी शर्त पर सहमत हो जाते। लेकिन ठीक इसी पल रोहित, जो भूत क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था, को अचानक एक कॉल आया। ये वह सैटेलाइट पोजिशनिंग सेल फोन था जो बजा। हेलो, कौन है? रोहित भान से कुड़कर इस समय परेशान होने पर नाराज हुआ। क्या ये रोहित है? मैं आपकी ऑपरेटर पूनम हूँ। लाइन के दूसरी ओर से एक परिचित आवाज आई। रोहित ने कहा, क्या बात है? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ और फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। आपातकालीन स्थिति, जयपुर शहर में एक अलौकिक घटना हुई है, इसकी पुष्टि हो गई है। ये वही भूत दरवाज़ा खटखटाने वाली घटना है जिसका सामना आपने पहले किया है। हमें इस मामले में आपकी सहायता की ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप समर्थन प्रदान करने के लिए जयपुर शहर में शेंगली रोड रोज़ बार की ओर दौड़ सकते हैं, पूनम ने कहा। रुकिए, एक पल रुकिए, रोहित ने कहा। जयपुर शहर में अलौकिक घटनाओं का ध्यान अंकुश नहीं रखता। यह मेरी जिम्मेदारी कब बन गई? अंकुश पहले ही इस घटना में घसीटा जा चुका है और अब स्थिति गंभीर है। उसने संपर्क खो दिया है। उसके ऑपरेटर यह निर्धारित नहीं कर सकते कि वह जिंदा है या मर गया है, इसलिए मेरे पास इस अलौकिक घटना को आपको सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार आपके पास दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के मामले से निपटने का अनुभव है, पूनम ने कहा। अंकुश दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के मामले में शामिल था। ये सुनकर रोहित को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह बूढ़ा आदमी अंकुश को ढूंढने गया था। टेलीफोन की घंटी बजने के माध्यम से फैला शाप उसने काम किया। इस विचार के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज सच में दोहरी खुशी का दिन था। उसने न केवल एक बड़ा व्यावसायिक सौदा हथियाया, बल्कि एक परेशान करने वाले व्यक्ति से भी छुटकारा पा लिया। रुकिए, अभी भी निश्चित नहीं था कि अंकुश मर गया था। क्षमा करें, हालांकि मेरे पास दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के मामले में जीवित रहने का अनुभव है। मेरी राय में वह अलौकिक घटना असामान्य स्तर की है, रोहित ने गंभीरता से कहा। वह इस कथन के साथ झूठ नहीं बोल रहा था। दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत का मामला वास्तव में असामान्य था। एक बार जब आप उस बूढ़े आदमी के भूत क्षेत्र में प्रवेश कर लेते थे, तो आपको न केवल उस बूढ़े आदमी का, बल्कि हर समय आपके आसपास दिखाई देने वाले भूत दासों का भी सामना करना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण, आप भूत क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते थे। आप अंदर थककर मर जाते थे। अब जिम्मेदारी से पीछे हटने का समय नहीं है। अंकुश के जीवन और मृत्यु के अनिश्चित होने के कारण आपको इस समय ये जिम्मेदारी उठानी होगी, पूनम ने कहा। रोहित ने कहा, यह जिम्मेदारी का मामला नहीं है, बल्कि निश्चित मृत्यु के लिए जाना है या नहीं इसका मामला है। चूंकि आपने दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के मामले को श्रेणी ए के रूप में वर्गीकृत किया है, तो आपको समझना चाहिए कि वह चीज़ कितनी भयानक है। हुआंगगांग गांव की घटना जिसे मैंने सुलझाया था, उसे केवल श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मेरे अलावा तो छोड़िए, अगर आप 10 लोगों को भी भेजते हैं, तो यह एक मौत की सज़ा होगी। ये संख्याओं का सवाल नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि आतंक स्तर बहुत अलग है। मैं इस कार्य को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। इसके अलावा पूनम, मुझे आपको गंभीरता से याद दिलाना है, जब तक मैं पद संभाल नहीं लेता, मैं ये जिम्मेदारी लेता, लेकिन अभी के लिए मैं इनकार करता हूँ। पूनम तुरंत परेशान हो गई।
लेकिन वह रोहित को समझाने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। अगर यह वास्तव में एक असमाधि या आतंक घटना थी, तो रोहित को भेजना वास्तव में उसे उसकी मौत के लिए भेजना होगा। हालांकि अगर रोहित इसे सुलझा सकता था और नहीं गया, तो ये सच में उसे परेशान कर देगा। तुम मूल्यांकन लेने में लगातार टालमटोल कर रहे हो, पद ग्रहण नहीं कर रहे हो। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कार्य असाइनमेंट स्वीकार नहीं करना चाहते हो? रोहित ने कहा, मैंने कोई कार्य स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैंने कोई विशेषाधिकार या लाभ भी नहीं लिया है ना? इसके विपरीत मैंने जयपुर शहर के लिए 2 अलौकिक घटनाएं सुलझाई हैं, फुरेन मॉल की घटना और हुआंगगांग गांव की घटना, जो सबके लिए देखने के लिए वहां हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, उस नवनियुक्त अंकुश ने कौन सी अलौकिक घटना सुलझाई है? मुझे यह मत बताना कि संगरोध एक समाधान के रूप में गिना जाता है। आपको मामलों को संभालने में निष्पक्ष और परिपक्व होना चाहिए। मैं पिछली बार पुरालेखों के संशोधन से बहुत नाखुश था। अगर आप मुझे इस तरह का सेवा रवैया देना जारी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद से मेरे ऑपरेटर को बदलने के लिए कहना आवश्यक हो सकता है। ऑपरेटर के कमरे के अंदर अरविंद ने पूनम के मनोदशा को देखा और रिसीवर ले लिया। रोहित, आपको इस घटना के महत्व को महसूस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी तस्वीर के बारे में सोच सकते हैं। मैं वर्तमान में एक अन्य अलौकिक घटना से निपट रहा हूं और जा नहीं सकता। मेरे बगल में एक भूत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस भूत को लेकर एक और भूत ढूंढने जाऊं? क्या आप मेरी जल्दी मृत्यु की कामना कर रहे हैं? मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सुरक्षा को महत्व देंगे, रोहित ने कहा। रोहित ने थोड़ा झूठ बोला, हालांकि यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। वह वास्तव में एक अलौकिक घटना से निपट रहा था, लेकिन ये काफी छोटी थी। तो आप एक अन्य अलौकिक घटना को संभाल रहे हैं, समझ गया। मैं इसके साथ सहानुभूति रख सकता हूं। मैं अस्थायी समर्थन क्यों न भेज दूं? क्या आप कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो मदद कर सके? अरविंद ने कहा, समर्थन न भेजना ही सबसे अच्छा है। कोई भी जो दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के भूत क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह मरने के लिए बर्बाद है। रोहित ने शांति से कहा, सबसे बड़ी मदद जो मैं आपको दे सकता हूं वह यह है कि आपको दखल न देने की सलाह दूं। रोबू नंबर 7 मिडिल स्कूल की घटना के दौरान उस भूत के हाथों मारा गया। मैं समझता हूं, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। अरविंद ने जल्दी से बातचीत समाप्त कर दी। कैप्टन, रोहित समर्थन देने से इनकार करता है, अब हमें क्या करना चाहिए? पूनम ने कहा। अरविंद ने सोचा, दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत की घटना में जीवित रहने के बाद उसने शायद उस भूत के प्रति एक आघात विकसित कर लिया है। ये सामान्य है कि वह उसका सामना नहीं करना चाहता है। और रोहित सही है, अंधाधुंध दखल देना आत्महत्या के बराबर हो सकता है। हम किसी को उनकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं कर सकते। आपको दूसरों को कार्य सौंपते समय उस आक्रामक लहजे का उपयोग नहीं करना चाहिए, वह सही रवैया नहीं है। हम कार्यालयों में बैठते हैं, लेकिन वे हैं जो भयंकर भूतों का सामना करते हैं। अगर मिशन विफल होता है, तो उनकी जान दांव पर होती है। हम उस दबाव और डर को नहीं समझ सकते जिससे वे गुजरते हैं। कैप्टन, मैं भी बस जयपुर शहर की स्थिति के बारे में चिंतित थी। शहर के केंद्र में एक आपदा स्तर की आतंक घटना होने से बड़े पैमाने पर अशांति फैल सकती है। अगर वह भूत जयपुर शहर में डेरा डालता है, तो शहर गिर सकता है। ये पिछली अलौकिक घटनाओं से अलग है, पूनम ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से समझाया। तो तुमने अपना संयम खो दिया। अरविंद ने कहा, रोहित किस तरह का व्यक्ति है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वह रोगू होता, तो तुम्हारा दृष्टिकोण गलत नहीं होता, लेकिन यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वापस आने के बाद इस पर विचार करना। अगर यह कोई अन्य ऑपरेटर होता, ऐसी गलती करने पर मैं उन्हें पहले ही बर्खास्त कर चुका होता, लेकिन तुम्हारे लिए यह आखिरी सहिष्णुता है। रोहित सही है, तुम्हें मामलों को और अधिक परिपक्वता से संभालने की जरूरत है। एक हेलीकॉप्टर को बैकअप प्रदान करने की व्यवस्था करो और सुनिश्चित करो कि वह 1 घंटे के भीतर जयपुर शहर में पहुंच जाए, उसने आदेश दिया। ठीक है, हाँ, पूनम ने तुरंत जवाब दिया। अध्याय 167, अनुबंध तय। उसने फोन रख दिया। रोहित के होंठों पर एक शरारती मुस्कान रेंग गई। अंकुश का भूत दरवाज़ा खटखटाने वाली घटना में उलझना वास्तव में अच्छी खबर थी। आपराधिक जांच विभाग उसकी सहायता चाहता था।
यह एक मजाक था, उसके और अंकुश के बीच का संघर्ष अटूट था। अगर उन्हें आमने सामने नहीं मिलना पड़ता तो रोहित को लगा कि वह सीधे ही उसके दरवाजे पर लड़ाई ले गया होता। लेकिन अब एक उधार ली गई चाकू से मारना उसे बहुत सारी परेशानी से बचा गया। रोहित, तुम एक पागल की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम कुछ अजीब तो नहीं सोच रहे हो? केशव, जो अपने फोन से खेल रहा था, अचानक पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम अभी भी इस समय अपने फोन से खेलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि भूत तुम्हारे लिए आएगा? रोहित ने कहा। केशव ने जवाब दिया, क्या भाई रोहित यहाँ नहीं है? अगर भाई रोहित इसे संभाल नहीं सकते तो मैं पहले ही बर्बाद हो गया होता। चिंता करने की क्या जरूरत है? यह विचार सही लगा। सौदा तय। उसी क्षण रिसेप्शन रूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। श्रावण तेजी से अंदर आए, उनका चेहरा उत्साह से लाल था। सफलता। अध्यक्ष खुर्शीद और अध्यक्ष शरत अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए सहमत हो गए हैं। मैंने उन सबको खरीदने के लिए 10 अरब की पेशकश की। तुम्हारा तरीका प्रभावी था, इसने सच में उन्हें इतना डरा दिया कि वे हर चीज के लिए सहमत हो गए। रोहित ने अभी तक भूत क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित भी नहीं किया था, और यह पहले ही हो चुका था। बेशक यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। 10 अरब, ये बहुत ज्यादा है। मेरी राय में उन्हें विदाई देने के लिए प्रति व्यक्ति 1 अरब ही काफी होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रावण अंकल इतने उदार होंगे। श्रावण हंसे, आखिरकार हम भविष्य में फिर से एक दूसरे को देखने की संभावना रखते हैं। हम बहुत ज्यादा अति नहीं कर सकते, वरना वे संतुष्ट नहीं होंगे और बाद में निश्चित रूप से परेशानी पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि 10 अरब उनकी सहनशीलता की सीमा के भीतर है। कीमत को और दबाना विपरीत परिणाम देगा। तो श्रावण अंकल उनकी मांस का एक टुकड़ा काटना चाहते हैं, लेकिन इसे बहुत दर्दनाक नहीं बनाना चाहते हैं। रोहित समझ गया। मोटा मोटा यही विचार है, श्रावण ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह समझ में आता है, भविष्य के लिए कुछ धीर छोड़ना। लेकिन अगर यह उस पर निर्भर करता तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। श्रावण का कद क्या था? अरबों का एक कॉर्पोरेट अध्यक्ष। वह बस एक कम समय का भूत मास्टर था। श्रावण भविष्य के लिए योजना बना सकता था, लेकिन रोहित को लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह अनुबंध का मसौदा है, बस उनके हस्ताक्षर इस पर ले लो और सब कुछ तय हो जाएगा। जब तक वे यहाँ की आंतरिक कार्यप्रणाली नहीं जानते, भले ही उन्हें बाद में पता चले कि उन्हें धोखा दिया गया होगा, बहुत देर हो जाएगी, श्रावण ने कहा। रोहित ने कहा, चूंकि मामला तय हो गया है तो इसे इस तरह करते हैं। मुझे अनुबंध दो, मैं उनके हस्ताक्षर लेने जाता हूँ। ये होने के बाद मैं तुम्हें मुनाफे का 40% दूंगा, श्रावण ने कहा। 40% देने के बाद भी वह अभी भी मुनाफा कमाएगा। रोहित ने सिर हिलाया, अनुबंध लिया और बाहर चल दिया। भूत का खेल। इस क्षण अध्यक्ष खुर्शीद, अध्यक्ष शरत और उनके अंगरक्षक 10वें तहखाने के स्तर में फंसे हुए, पहले से ही डर से मानसिक टूटने के कगार पर थे। सबके चेहरे पसीने से चमक रहे थे, उनकी आंखें लिफ्ट के बाहर मंद अंतरिक्ष पर टिकी हुई थीं, उनके शरीर तनाव में थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक अंगरक्षक को कुछ ही क्षण पहले अंधेरे में झपट लिया गया था और गायब हो गया था। वे अगले नहीं बनना चाहते थे। श्रावण ने क्या कहा? क्या वह सहमत है? अध्यक्ष खुर्शीद ने कठिनाई से पूछा। वह हरामी श्रावण सहमत हो गया है। वह हमें बचाने के लिए रोहित नाम के किसी व्यक्ति को भेज रहा है, लेकिन केवल तभी जब हम मौके पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, अध्यक्ष शरत ने एक कुरूप अभिव्यक्ति के साथ बोला, चाहे वह डर से हो या नाराजगी से। क्या समय चुनता है वह? 10 अरब ही सही, तो फिर उसे बेचते हैं। यहाँ एक प्रेतवाद है और संपत्ति भविष्य में निश्चित रूप से नहीं बिकेगी। इसे अभी उतारना इतना बुरा नहीं हो सकता है। इसे एक खोया हुआ निवेश मानो, बस कुछ अरबों का नुकसान जिसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अध्यक्ष खुर्शीद ने कांपते हुए जोखिम लिया। मैं भी यही सोच रहा था, अध्यक्ष शरत ने कहा। टैप टैप टैप। उसी क्षण पैरों की साफ आवाज फिर से आगे के अंधेरे से आई, और अंधेरे के भीतर एक रोशनी जलाई गई जो हवा में एक शेष मोमबत्ती की तरह अस्थिरता से झिलमिला रही थी, फिर भी रोशनी कभी बुझी नहीं। ये समय के साथ और भी नजदीक आती हुई प्रतीत हुई। क्या क्या है वह? सब फिर से तनाव में आ गए।
उन्होंने अनजाने में पीछे हट गए, लिफ्ट की धातुई दीवारों के खिलाफ कसकर दब गए, इस डर से कि भयानक दृश्य खुद को दोहरा सकता है। सज्जनों, घबराने की जरूरत नहीं, यह मैं हूं। जैसे ही रोशनी नजदीक आई, ये रोहित निकला, अपने फोन की टॉर्च चालू किए हुए अंधेरे से बाहर चल रहा था। केवल 1 दर्जन मिनट गुजरे हैं और आप दोनों अध्यक्ष मुझे पहचानते नहीं हैं। तुम रोहित हो। अध्यक्ष शरद की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित उनके सामने से क्यों आया। क्या उसे लिफ्ट के ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए था? अध्यक्ष श्रावण ने मुझे आपको यहां से बाहर निकालने के लिए भेजा है, लेकिन पहले आपको इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है, रोहित ने कहा। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया जल्दी से हस्ताक्षर करें। ये जगह बहुत खतरनाक है, 1 और मिनट रुकने पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई दुर्घटना नहीं होगी, रोहित ने जोड़ा। इसके साथ वह आगे बढ़ा और 2 अनुबंध सौंप दिए। अध्यक्ष शरद की हथेलियां कांप गईं क्योंकि उन्होंने उन्हें लिया, अपनी कलम बाहर निकाली और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही वह कलम को कागज पर रखने वाले थे, उन्होंने अचानक रोहित की ओर ऊपर देखा। श्रावण ने तुम्हें कितना भुगतान किया? मैं उसे 2 गुना कर दूंगा। बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर मत करो और हमें इस मनहूस जगह से बाहर निकालो, उन्होंने कहा। ठीक है, अध्यक्ष शरद सही हैं, अपनी कीमत बताओ। रोहित एक पल के लिए चकित रह गया और फिर मुस्कुराया। परेशान मत होइए, जो कीमत अध्यक्ष श्रावण दे रहे हैं उसे आप नहीं दे सकते। हम कैसे नहीं दे सकते? श्रावण की कुल संपत्ति केवल कुछ अरब है। हमारी संयुक्त कुल संपत्ति उस आदमी से ज्यादा है। 50 लाख, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। कैसा रहेगा? अध्यक्ष शरद ने जल्दी से रोहित को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। 50 लाख? मैंने अभी 50 लाख खर्च करके यहाँ का बिक्री विभाग खरीदा है। तुम सच में नहीं सोचते कि मैं कोई गरीब आदमी हूँ जिसने कभी पैसा नहीं देखा है ना? तुम मुझे 50 लाख से छुटकारा पाना चाहते हो, रोहित ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। उसे अपना सौभाग्य खुद पर कर्ज था। हर व्यावसायिक सौदे के साथ जो उसने किया, दांव ऊंचे होते गए, शुरुआत में लाखों से करोड़ों तक और आखिरकार अरबों तक। रोहित की महत्वाकांक्षाएं कदम दर कदम बढ़ी थीं। वह अब स्कूल से तुरंत निकला भोला छात्र नहीं था। तो अपनी कीमत बताओ, कुछ भी जो हम बर्दाश्त कर सकें, अध्यक्ष शरद ने कहा। रोहित ने कहा, मैं आप दोनों को सोचने के लिए 1 और मिनट दूंगा। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो मैं जा रहा हूं और आप यहां मरने की तैयारी कर सकते हैं। मैं उसे फिर से वापस आते हुए महसूस कर सकता हूं। 200 करोड़, कैसा रहेगा? 50 सेकंड बचे हैं। 400 करोड़, मैं 400 करोड़ दूंगा। ये होना चाहिए, सही। आपको एक आराम की जिंदगी जीने के लिए पूरे 400 करोड़। 40 सेकंड, रोहित ने अपने फोन को देखते हुए कहा और उन्हें चुनने के लिए कोई जगह नहीं दी। ठंडा पसीना अध्यक्ष शरद के चेहरे से बह रहा था, हर पल और पीला पड़ता जा रहा था। उन्होंने रोहित को समझाने की बेताब उम्मीद की कि वह उन्हें इस जगह से दूर ले जाए, लेकिन रोहित पूरी तरह से उदासीन था। कई अरब युआन की पेशकश ने उसे जरा भी विचलित नहीं किया था। बोली को और आगे बढ़ाना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बदतर होगा। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, अध्यक्ष शरद, तो मैं करूंगा। कुछ अरब खोना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी जान खो देते हैं तो हम सच में सब कुछ खो देते हैं, अध्यक्ष खुर्शीद ने कहा, क्योंकि उन्होंने अनुबंध झपट लिया और जल्दी से अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। क्या अब ये स्वीकार्य है? उन्होंने पूछा। रोहित ने अनुबंध को देखा। तुम काफी चालाक हो, है ना? यहाँ एक हस्ताक्षर गायब है, इसलिए अनुबंध प्रभावी नहीं होगा। मुझे बचाने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अध्यक्ष खुर्शीद का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से माफी मांगी। क्षमा करें, मैं बस डर गया था और पल भर के लिए भूल गया। खेलते रहो, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन वह चीज थोड़ी बेताब हो रही है। रोहित ने अचानक अपने पीछे के अंधेरे की ओर देखा। पैरों की आवाज एक बार फिर गूंजी। उसके अपने कदमों से अलग आवाज अजीब थी, जैसे कोई पंजों पर चल रहा हो। मुझे दो, मैं हस्ताक्षर करूंगा, अध्यक्ष शरद, आतंकित, अब और देरी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और जल्दी से धोखा देने के किसी भी प्रयास के बिना अपना नाम नीचे रख दिया। अध्यक्ष खुर्शीद के पास भी अपना हस्ताक्षर जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
क्या क्या अब ये ठीक है? रोहित ने अनुबंध लिया, इसकी जांच की, अब कोई समस्या नहीं है, मेरे पीछे आओ। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई, वास्तव में इसे थोड़ा हास्यास्पद पाया। वे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गए। ये वास्तव में पैसे कमाने में तरीके के बारे में है। हम बस इस तरह बाहर चल रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? अध्यक्ष शरत ने डर में हकलाया, मंद रोशनी वाली लिफ्ट से बाहर निकलने में संकोच कर रहे थे। अगर तुम नहीं जाते तो यहाँ तुम्हारा इंतज़ार केवल मौत है, रोहित ने कहा। मैं बस इतना ही कहने जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ये कहकर वह मुड़ा और अंधेरे में चल दिया। रुको, एक पल रुको। वे इस जगह पर रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? रोहित के रास्ता दिखाने के साथ वे अपने महान डर के बावजूद उसके पीछे हो लिए। जितना आगे वे गए, उनके आसपास का अंधेरा फीका पड़ गया। आसपास धीरे धीरे चमकदार हो गया। जल्द ही वे बिल्कुल दूर नहीं चले थे जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे गुवानजियांग आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए हैं। वे अब बिक्री विभाग में नहीं थे। सदमा, आश्चर्य, अविश्वास, यह एक अलौकिक घटना थी। जब उन्होंने रोहित को फिर से देखा तो उनकी आंखों में अब कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक अकारण श्रद्धा थी। अज्ञात और रहस्यमय के लिए एक श्रद्धा।